चलिए आज भारत की सबसे चालाक बैंक डकैतियों में से एक की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी डकैती जिसका प्लान इतना फिल्मी था कि उसने पुलिस को भी हफ्तों तक चक्कर में डाल दिया। आइए इस दिलचस्प केस की गहराई में उतरते हैं। 8 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम थी जो रातों रात बैंक से गायब हो गई थी। इतनी बड़ी चोरी ने इसे देश की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक बना दिया। जाहिर है, पुलिस पर इसे जल्द से जल्द सुलझाने का भारी दबाव था। तो इस पूरे खेल के पीछे कौन था? सिर्फ 4 लोग, जिनमें एक पति पत्नी का जोड़ा भी शामिल था। उनका मकसद तो सीधा साधा था, जल्दी से अमीर बनना। लेकिन उनकी प्रेरणा का सोर्स वो बहुत ही अजीब था। और उनकी प्रेरणा वो थी 2004 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म धूम। इसी फिल्म को देखकर इन चारों को एक ऐसा खतरनाक आइडिया आया जिसने अपराध की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। उन्होंने तय किया कि वो फिल्म की कहानी को असल जिंदगी में दोहराएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्लान के सबसे कमाल के हिस्से की। कैसे इन लुटेरों ने सबके नाक के नीचे दिन के उजाले में एक ऐसी कहानी बनाई जिस पे हर किसी ने यकीन कर लिया। ये उनकी होशियारी का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने मालमपुरम के इसी बैंक को क्यों चुना? वजह थी बिल्डिंग का अनोखा डिजाइन। बैंक था दूसरी मंजिल पर और उसके ठीक नीचे की पहली मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। पहले वहां एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जो अब बंद हो चुका था और किराए के लिए उपलब्ध था। और यही खाली जगह उनके प्लान की बुनियाद बनने वाली थी। उनका प्लान एकदम परफेक्ट था। उन्होंने एक पूरा नाटक रचा, उस खाली जगह को किराए पर लिया और खुद को बिजनेसमैन बताया जो एक नया रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। बाहर एक कमिंग सून का बोर्ड भी लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक के स्टाफ से जान पहचान भी बढ़ाई ताकि किसी को उन पर जरा भी शक न हो। तो जब स्टेज पूरी तरह से सेट हो गया, तब असली खेल शुरू हुआ। पर्दे के पीछे उनके उस नकली रेस्टोरेंट की आड़ में वो काम शुरू हुआ जिसकी प्लानिंग वो महीनों से कर रहे थे। और उनकी टाइमिंग कमाल की थी। दिसंबर की शुरुआत में उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया और 29 दिसंबर तक जब एक लंबा वीकेंड शुरू हो रहा था, उनका काम पूरा हो चुका था। इसका सीधा मतलब था कि उनके पास बैंक में घुसने और अपना काम करने के लिए ढेर सारा वक्त था, बिना किसी के देखे। और बैंक के स्टोरेज रूम में पहुंचकर उन्होंने क्या हासिल किया? उन्होंने लॉकर तोड़कर करीब 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए नकद निकाल लिए। उस वक्त इस सब की कुल कीमत थी पूरे 8 करोड़ रुपए। तो चोरी हो चुकी थी और चोर गायब थे। अब सीन में आती है पुलिस। लेकिन चोरों ने उनके लिए एक ऐसी पहेली छोड़ दी थी जो जांच को पूरी तरह से गलत रास्ते पर ले जाने के लिए काफी थी। शुरू में तो पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। लुटेरों ने नकली आईडी इस्तेमाल की थी, कोई फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ा था। और सबसे बड़ी चालाकी, वो बैंक के सीसीटीवी कैमरों की हार्ड ड्राइव भी अपने साथ ले गए थे। मतलब कोई सुराग ही नहीं था। और जैसे इतना ही काफी ना हो, उन्होंने पुलिस को भटकाने के लिए एक और चाल चली। तिजोरी की दीवार पर लिखा था जय मायो। ये नारा नक्सली संगठन इस्तेमाल करते थे और ये पुलिस को एक बड़े वाइल्ड गूस चेस पर भेजने के लिए काफी था। जब सारे रास्ते बंद हो गए और पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था, तब उन्होंने एक आखिरी दांव खेला। एक ऐसा तरीका जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। 25 लाख, जी हां, 25 लाख मोबाइल फोन सिग्नल्स। पुलिस को उस रात बैंक के आसपास के टावरों से मिले डेटा में से इतने सिग्नल्स को खंगालना था। यह एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम था। सच में यह काम घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लाखों नंबरों की जांच करने के बाद आखिरकार पुलिस की नजर एक अकेले अजीब से नंबर पर पड़ी। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जो ना तो उस इलाके का था और ना ही उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता था। यही था उनका पहला और एकमात्र ठोस सुराग जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। और बस जैसे ही पुलिस के हाथ ये एक धागा लगा, पूरी कहानी परत दर परत खुलती चली गई। केस का अंत उतनी ही तेजी से हुआ जितनी चालाकी से इसकी शुरुआत हुई थी। वो एक फोन नंबर पुलिस को जोसेफ नाम के एक आदमी तक ले गया और जैसे ही उससे पूछताछ हुई, उसने सब कुछ उगल दिया, अपना जुर्म भी माना और अपने बाकी तीनों साथियों के नाम भी बता दिए। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, चोरी और गिरफ्तारी के बीच पूरे 56 दिन थे और इन 56 दिनों में ये चोर उस पैसे से ऐश कर रहे थे, ये सोचकर कि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो आखिर में इस पूरे केस का अंजाम क्या हुआ? 3 आदमियों को 10-10 साल की सजा हुई और महिला को 5 साल की।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, चोरी हुए 8 करोड़ में से ज्यादातर सोना और पैसा कभी मिला ही नहीं। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या एक ब्रिलियंट प्लान जो आखिर में फेल हो जाए, क्या वो फिर भी ब्रिलियंट कहलाता है? इस पर सोचा जा सकता है।